Assalamualaikum everyone. Welcome to the first episode of The Retake. My name is Dania Mansoor, also known as Salt Hydra, and today my co-host is Ibrahim Saad Khan. Ibrahim. Assalamualaikum everybody. So today we have a guest for you who just might be the one person जिसने पाकिस्तानी talent को सिर्फ locally नहीं but internationally भी represent किया है. One of the most feared Tekken players in the international scene, Mr. Arsalan Khan. Let's start from the beginning, Arsalan bhai. Where were you born? मैं लाहौर से तारुफ रखता हूँ. आपको किस उम्र पे realize हुआ कि you had a passion for gaming? I guess जब मैं 10वीं क्लास में था या 8वीं क्लास में था. मेरा ख्याल है कि 14 साल का था मैं तब. 14 years old. 14 years old पे आपको क्या exposure था? क्या PlayStation 2 आई, PlayStation 3 आई या आप directly arcade games की तरफ वाली generation? नहीं, मैं जब PlayStation 3 थी और तब हम Tekken 6 खेला करते थे, तो तब की बात है ये. तो अगर आपने एक हमें rough idea देना हो कि when did you start playing Tekken? तो I think it's been 15 years. 15 years. हाँ, 12 से 15. हाँ. और स्कूल में आपने मैट्रिक चूज किया था या O levels? नहीं, मैट्रिक किया था. और did your grades get affected by gaming if any chance या फिर हाँ, आपने ये दोनों एक को कॉलेज balance लेवल पे जाके हुआ था. मैट्रिक में मेरे काफ़ी A+ आया था, पता नहीं किया? तो मैट्रिक जब मैं कॉलेज में गया तो तब ये फ़र्क पड़ना शुरू हुआ. कॉलेज में जाके मैं काफ़ी ज़्यादा गेमिंग स्टार्ट कर दी, लाइक बहुत ज़्यादा टाइम देना शुरू कर दिया. एक कंपटीशन बढ़ गया था गेमिंग के अंदर भी. तो तब मेरी पढ़ाई को इफेक्ट हुआ. The growth effect. हाँ. अब प्रो सीन पे आते हुए, what was the first time जब आप amateur या प्रोफेशनल लेवल पे आप लोग पहली दफा गए थे, जब आपने पहली दफा प्रोफेशनल ई-स्पोर्ट्स एक्सपीरियंस की थी, what was your first experience in professional e-sports? प्रोफेशनली पहला इवेंट मेरा दुबई का था जब V/Slash ने मुझे अप्रोच किया था, और उसके बाद जो उन्होंने पहला इवेंट मुझे खिलाया था वो दुबई का था. तो तब एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था, किसी आप टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हो और एक टीम आपके साथ है, आपकी टेक केयर कर रही है. जब मैं दुबई में था तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था. कॉन्ट्रैक्ट्स एंड एवरीथिंग वो तो हाँ. फर्स्ट एक्सपीरियंस होता होगा. आपका पेरेंट्स का क्या व्यू था इसके बारे में, लाइक उन्हें क्या ज़्यादातर तो होता है जब कोई लोग ई-स्पोर्ट्स अर्निंग्स कर रहे हैं, सबसे पहले होता है भाई ये तो गैम्बलिंग है, ये गैम्बलिंग है. तो आपका पेरेंट्स का क्या व्यू था इसके? नहीं, स्पोर्टिव नहीं थे, बिल्कुल भी स्पोर्टिव नहीं थे. असलम भाई पहली बार दुबई गए तो आपको कोई सपोर्ट अगर मिली थी तो कोई आपको कैसे किसी ने सवाल की? फर्स्ट टाइम गोइंग टू दुबई, फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल एक्सपीरियंस, क्या सपोर्टर्स थे लोग वहाँ पे जो पाकिस्तान के लिए रूट कर रहे थे या उस वक्त बिल्कुल नया पाकिस्तान नहीं, कोई सपोर्टर नहीं था. तो कोई समझ भी रहा था कि मैं जीत सकता हूँ. तो सबके लिए मैं एक आम सा लड़का था. सिर्फ पाकिस्तान के लोग जानते थे जो कि कम्युनिटी के अंदर रहते हैं कि उन्हें पता था कि मैं जीत सकता हूँ क्योंकि आपके क्लोज लोग जानते हैं. तब सिर्फ तो लेकिन दुबई में मैं अकेला था तो तब किसी को नहीं पता था कि मैं जीत जाऊँगा. उन्हें ये था कि हाँ टॉप 8 कर लेगा ये वो, लेकिन किसी को नहीं पता था जीत जाऊँगा. तो कोई सपोर्टर तो उस वक्त तो नहीं था पहले दफ़ा. A lot of people जो पाकिस्तानी जब आप प्रोफेशनल लेवल पे पहुंचते हो, ठीक है, lot of players जो आजकल भी कर रहे हैं कि क्योंकि ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ के लिए वो यूरोपियन रीजन में मूव कर जाते हैं या नॉर्थ अमेरिकन रीजन में मूव कर जाते हैं. तो आपने वो ऑब्वियसली वो स्टेप नहीं किया, आपने अपनी कंट्री को ही रिप्रेजेंट करते रहे हो. व्हाट वाज द मेन मोटिव बिहाइंड इट एंड आपका क्या व्यू है इसके ऊपर जो प्लेयर्स अभी बाहर चले जाते हैं अपना प्रोफेशनल करियर ई-स्पोर्ट्स में परस्यू करने? हाँ, ये था. एक दफ़ा मुझे भी जापान से ऑफर आई थी कि आप यहाँ पे आके रह लें, हम आपको सपोर्ट करते हैं. तो काफ़ी था इस तरह की ऑफ़र मुझे भी आई थी, लेकिन मैंने रिफ्यूज़ कर दिया क्योंकि मेरी रीज़न बहुत सिंपल सी थी कि मेरी फैमिली यहाँ पे और मैं अपनी फैमिली को छोड़ कर नहीं जाना था. हाँ, दूसरी ऑप्शन ही फैमिली को लेके चला था, लेकिन मैं पाकिस्तान की कम्युनिटी की वजह से मैं यहाँ पे आया हूँ अपने दोस्तों के साथ खेल के, उनके साथ प्रैक्टिस करके. तो मुझे पता है कि पाकिस्तान का सीन टेकन के लिहाज से बहुत स्ट्रॉन्ग है. तो ये भी वजह थी कि मैं नहीं छोड़ कर जाना चाहता था. और जिन लोगों ने मेरा साथ दिया अब उनको मेरी ज़रूरत भी थी कि मैं भी इनको रिप्रेजेंट करूँ ताकि वो भी आगे हैं. जब आप फाइनली ईवो वर्ल्ड कप जीते थे उस वक्त आपके एग्जैक्ट थॉट्स क्या थे? व्हाट वाज फ्लोइंग थ्रू यू एट दैट मोमेंट इन टाइम? पहला जब मैं वो जापान जीता था तो मुझे 3 दिन तक तो यकीन नहीं आया था लाइक कि क्या हो रहा है. तो मतलब खुशी हो रही थी, लेकिन लग रहा था कि ख्वाब है, कि यकीन नहीं आ रहा था कि जीत गया हूँ. इस तरह की फीलिंग थी. फिर 3-4 दिन बाद जाके फिर होना शुरू हुआ, लोग आगे कैलिफोर्निया जीत गया. काफ़ी देर बाद जाके मुझे वो अपनी जीत महसूस हुई. उस वक्त मुझे महसूस हुआ कि मैं जीत गया. बस उस वक्त मेरी रिएक्शन भी मैं भी आप नेट पे देखेंगे तो बहुत ही ऐसे सिंपल से थे.
तो ये थे पहले ही वो जीतने के बाद के रिएक्शन। आई एम श्योर जब आप अपना मैच जीते आपको बहुत रिकॉग्निशन मिली, बहुत आपको इन्फ्लुएंस गेन हुआ, तो एक व्हाट वाज द वियर्डेस्ट फैन एनकाउंटर जो आज तक आपका हुआ हो किसी फैन के साथ? लोग नहीं कहते जंगली फैंस आ जाते हैं भाई, पता नहीं कहाँ से कोई आपके साथ कोई एनकाउंटर हुआ? कुछ कई दफ़ा मैसेज आते हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, बहुत ज़्यादा आई जाते हैं उसमें से ब्लॉक कर देते बस। मेरा आपका व्यू में जानना चाहता हूँ इस ई स्पोर्ट्स के ऊपर हाँ। कि पाकिस्तान ई स्पोर्ट्स उस रेट पे नहीं प्रोग्रेस करी कंपेयर टू लेट्स से इंडिया हो गया, ठीक है, इवन दुबई वगैरह हो गया, मतलब उस लेवल पे प्रोग्रेस नहीं करी। आपके हिसाब से व्हाट आर द रीजन कि इतने इस लेवल पे नहीं और ब्रांड्स क्यों नहीं आ रहे हैं पाकिस्तान में? मेरा रीज़न जो मुझे लगता है कि ये सीन अभी शुरू हुआ है और मेरा ख्याल है कि मैं बहुत पॉजिटिव हूँ कि तरक्की करेगा, क्योंकि अभी भी ये चीज़ आई है। अभी मैं खुद नोटिस कर रहा हूँ कि काफ़ी चीज़ें हैं, काफ़ी कंपनीज, काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो ई स्पोर्ट्स के अंदर घुस गई हैं, क्योंकि इस इंडस्ट्री तो अभी लोगों को भी एहसास होना शुरू हुआ है। तो मेरा ख्याल है अभी दिन थोड़े अरसे के अंदर ही तो ये पाकिस्तान भी तरक्की कर जाएगा, काफ़ी ज़्यादा कर रहा है जो मुझे खुद नज़र आ रहा है। आपको क्या लगता है कि मेन डिपार्टमेंट्स क्या हैं जो अभी करंट पाकिस्तान जो प्रो ई स्पोर्ट्स है पाकिस्तान में, राइट? PUBG हो गया, Valorant हो गया, Free Fire भी हो गया, तो ये काफ़ी अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, बिग प्राइस पूल्स, अ लॉट ऑफ व्यूअरशिप, लेकिन ये इस तरह से मोनेटाइज नहीं कर रहे प्लेयर्स और ऑर्गेनाइजेशंस। तो आपके हिसाब से व्हाट इज द टैकलिंग डिपार्टमेंट्स इन ऑर्गेनाइजेशंस, टीम्स और प्लेयर्स की साइड से? मेरे ख्याल से कि जिस तरह के भी गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले रही है, ये चीज़ लैक कर रही थी गवर्नमेंट पहले से। अब जिस तरह के कुछ प्राइवेट जो हैं ऑर्गेनाइजेशन या मतलब जिस तरह PUBG हो गई या फीफा हो गई, ये भी पाकिस्तान के अंदर टूर्नामेंट करवाने जो आज से पहले नहीं हुए थे। तो इन चीज़ों की कमी थी जो कि पूरी होती नज़र आ रही है मुझे भी। और अब जिस तरह कि मैं बहुत सारा टेकन के अंदर सीन में इन्वॉल्व हूँ, तो अभी क्योंकि इस सिचुएशन जो भी फ़िलहाल की है उसमें तो अपॉर्चुनिटी नहीं, मतलब कि कम मिलेगी, किसी को भी मिलेगी। तो ये चीज़ें मैं ख्याल बेहतर हो जाएंगी, लेकिन प्लेयर की तरफ से तो कोई कमी नहीं है कि प्लेयर्स सारे अपनी एफर्ट कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान का एक सीन है ना कि अभी जो पेरेंट्स हैं वो भी सपोर्ट नहीं करते। हाँ, और उन्हें चाहिए कि उनका जो लड़का है या उनका बेटा है या लड़की है जो भी ई स्पोर्ट्स के अंदर आना चाह रही है, तो उसके डिसीजन को सपोर्ट करें। एक चीज मैं आपको कहूँगा, जो आपने कहा था प्लेयर्स एफर्ट पूरी तरह से कर रहे हैं, ये मैं इस आर्ग्यूमेंट पे बहुत आपसे ना डिनाई करूँगा। अच्छा, किस तरह? प्लेयर्स एक तो लेट्स से PUBG Pro है, राइट? PUBG Pro एक मैच हो रहा है PUBG का, राइट? 20-30,000 पीपल आर वाचिंग लाइव, ठीक है? वो नंबर 1 आया है, नंबर 1 जीत रहा भी है। अच्छा। उसके अपने सोशल्स पे होंगे 500, 600, 1000, 2000 फॉलोअर्स, राइट? प्लेयर का काम होता है ये कि वो फॉलोअर्स को ना अपने पास लेकर आना, वो व्यूअर्स को अपने पास लेकर आना, ताकि उन व्यूअरशिप को ना मोनेटाइज कर सके ब्रांड डील्स के अंदर, स्पॉन्सरशिप्स के अंदर, जो आप एक प्राइम एग्जांपल हो जो कर रहे हो ये, क्योंकि आप एक्टिव हो सोशल में, ठीक है? आप लोग वो जो इवेंट्स आपको देखते हैं वो आपको फॉलो करते हैं सोशल में। जो प्लेयर्स हैं वो इधर नहीं करते। ई-स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशंस हो गई, अब लेट्स फॉर एग्जांपल वन ऑफ द वेल नोन ऑर्गेनाइजेशंस जो थी ई-स्पोर्ट्स में पोर्टल, राइट? पोर्टल ई-स्पोर्ट्स कितने सालों से ई-स्पोर्ट्स कर रहा है, राइट? बहुत सालों से वो लोग आ रहे हैं, कुछ 10-11 साल हो चुके हैं, बहुत टूर्नामेंट्स खेले हैं, जीते भी हैं, राइट? बट what they failed was lack of marketing. They did not market the players, they did not market their achievements, they did not market anything. ये चीज़ आपने बिल्कुल सही किया। लाइक मैं पाकिस्तान के, क्योंकि मैं जो मेरी है फील्ड वो है FGC, मोबाइल गेमिंग के अंदर मैं इतना गया नहीं हूँ, और दूसरी जो गेम्स होती हैं, लेकिन बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मार्केटिंग लोग नहीं कर रहे अभी। लेकिन मुझे फिर भी लगता है कि ये चीज़ न्यू है, अभी बढ़ रही है, ये सही हो जाएगी। मैं बहुत इस पे हूँ, लेकिन ये चीज़ बिल्कुल पॉइंट है कि मार्केट होनी चाहिए प्लेयर्स की। अगर टेकन की बात करें तो टेकन के अंदर भी यही इशू है, बढ़िया इशू है, मार्केट होनी चाहिए। पाकिस्तान के अंदर गिने चुने प्लेयर्स होंगे या टीम्स होंगी जो एक्चुअली मार्केट करती हैं। इतनी बड़ी अचीवमेंट्स होती हैं, वो मार्केट करो। अब पाकिस्तानी ब्रांड्स को किस तरह पता चलेगा कि आपकी वर्थ है, क्या आप किस टूर्नामेंट में खेल रहे हो? ब्रांड उनको कुछ नहीं पता, तो वो ये एजुकेट करना होता है ब्रांड्स को। अब इधर के इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं, फॉर एग्जांपल आप मार्केटिंग डायरेक्टर होगा पाकिस्तान में, उसको ये नहीं पता कि ई-स्पोर्ट्स है क्या। ये मेरे साथ हुआ है एक दफ़ा, हमने एक दफ़ा अप्रोच किया, टूर्नामेंट करवाना था एक, तो हम वहाँ पे गए, मैं भी था साथ में, एक मैनेजर भी था साथ। हमने उनको जाके पिच किया आइडिया कि ये सीन है,
तो कहते आपको मैंने देखा है कहीं पे, फिर उन्हें ये पता था कि देखा है मुझे कहीं पे, लेकिन उन्हें ऐसा ये क्या होती है, टोकन वाली गेम होती है, क्या होता है, उन्हें कुछ नहीं पता कि असल में ई स्पोर्ट है क्या। और अगर जबकि इन्वेस्ट करें तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट या काफ़ी ज़्यादा अपनी मतलब एक्सपोजर हाँ मिल सकता है उनको। आपने एक बड़ी डीप बात की थी इससे पहले क्या कि लैक ऑफ एक्सेप्टेंस बहुत है ई स्पोर्ट्स के हवाले से पाकिस्तान में। हाँ यू सी आपका अगर बच्चा खेल रहा है गेम्स 24/7 बैठ के, सपोर्ट नहीं है, सिर्फ ये कि मलूस कर क्या है, ट्राई कर रहे राइट, दैट्स द नॉर्मल रिएक्शन ऑफ पेरेंट्स इन नॉर्मल पाकिस्तान। रिएक्शन। आपके हिसाब से आपने प्रैक्टिकली इस प्रॉब्लम को खुद ऑन अ पर्सनल लेवल पे डील किया है, क्या इसके तरीके हो सकते हैं कि फाइनली एक्सेप्टेंस पैदा करें हम पाकिस्तान के अंदर ई स्पोर्ट्स के बारे में, कि इट शुड बी अ नॉर्मल थिंग कि ये भी एक करियर हो सकता है, ये एक जॉब है। मतलब तरीके ये हो सकते हैं जिस तरह के अभी हम इस तरह से आवाम को बताया जा सकता है कि इसके अंदर कैरियर है, लेकिन जिस तरह मैंने फेस की थी बहुत वियर्ड थी वो सिचुएशन, जिस तरह मैंने उनको कन्विंस किया, मैंने बहुत मार खाई है, बहुत ही रात बाहर गुजारी है, लाइक वो बहुत ही एक पास था, लेकिन क्योंकि शौक था और वो बंदा शौक के लिए कुछ भी कर देता, तो वही मैं कह रहा था, मुझे पता नहीं मैं लाइक कई रातें मैंने फट्टों पे गुजारी हैं गेमों के बाद सो के, तो मेरे लिए बहुत हार्ड था कन्विंस करना उनको। मेरे पास एक प्लस पॉइंट था सिर्फ और सिर्फ ये कि मैं स्टडी में अच्छा था और मैं स्टडी में अच्छे नंबर आए थे हमेशा, तो घर वाले कहते थे चलो कर लेगा ये, मतलब नालायक नहीं है, एटलीस्ट जो करा करने दो। लेकिन क्योंकि टैलेंट बहुत ज़्यादा बड़ा पाकिस्तान के अंदर, और अब मैं मतलब जितने पैसे मैं यहाँ से कमा रहा हूँ, मुझे लगता था कि मैं डॉक्टर बन के, या जो मेरे पेरेंट्स चाहते थे मैं डॉक्टर बन जाऊँ, या जो मेरे दोस्त चाहते थे कि मैं अकाउंटेंट बन जाऊँ, उससे कमा सकता था। तो एट द एंड पेरेंट्स को क्या चाहिए होता है, लाइक अगर मेरा बच्चा मैं चाहता हूँ कामयाब हो, मैं नहीं चाहता कि वो मेरी ख्वाहिश है डॉक्टर बनने की, लेकिन एट दिन पैसे कमा रहा है ना वो, तो वो कामयाब हो रहा है। यहाँ पे भी आप फेम भी मिल रही है आपको, इज़्ज़त भी मिल रही है आपको, और पैसा भी मिल रहा है। ये तीनों चीज़ें एक पेरेंट चाहता है अपने बच्चे से कि वो कामयाब हो जाए, वो सक्सेसफुल हो जाए, उसकी फेम हो, उसका अपना घर हो, जो भी बेसिक नीड्स होती हैं एक पेरेंट्स की, तो वो इस कैरियर से भी पूरी की जा सकती हैं। और अगर वो टैलेंटेड है और गिफ्टेड है तो एक बहुत अच्छे लेवल पे पूरी हो सकती हैं ये चीज़ें। We want to help the audience understand Arslan Ash on a personal level. अच्छा, तो अब e-sports नहीं, लाइफ के बारे में आपसे सवाल पूछूंगा दो तीन। फॉर एग्जांपल आजकल आप गाने कौन से सुनते हैं? आजकल गाने कोई आप सुन रहे हो? मैं गाने बहुत कम सुनता हूँ, लेकिन मैं बूट कैंप है छोटा सा वहाँ पे, तो वहाँ पे लोग लड़के हैं काफ़ी, वो सुनते रहते हैं, तो वही कभी सुन लेता हूँ। वो अक्सर में सुनते हैं OST, पाकिस्तानी ड्रामों के OST सुनते हैं, तो वही फितूर का यहाँ वहाँ के जो चल रहे हैं चल रहे हैं। तो हमारे ना तो जब इस टॉपिक में डिस्कस करते हैं ना, हमने कहा था कि इसने कहा था कि ये यंगस्टर फैन हुई है। मैं सॉन्ग सुनता है बहुत कम, मैं सुनता ही नहीं, मतलब मेरे मोबाइल में कोई सॉन्ग है भी नहीं जो मेरी MP3 में। टेकिंग के अलावा कोई और गेम आप शौक से खेलते हो? हाँ, मैं टेकन के अलावा किंग ऑफ फाइटर बहुत शौक से खेलता हूँ, प्रोफेशनल भी खेली है, जीता भी। और लेकिन जो दूसरी है वो है हार्डस्टोन है, और कार्ड्स वाली गेम है, मैं कार्ड्स खेलना पसंद है, सीक्वेंस में खेलता रहता हूँ दोस्तों। इंटेलेक्चुअल गेम। हाँ, इंटेलेक्चुअल। एक और बड़ा सवाल, ये सिर्फ शायद मैं अपने लिए पूछ रहा हूँ या किसी को और शायद मैं खुद भी वही टेकन खेलता हूँ अच्छा, जस्ट एज अ फन, राइट? सही। ये चीज क्यों आपने इस्तेमाल की और ये क्यों नहीं? इसमें कंट्रोलर में और इस बॉक्स में क्या फर्क है? ये वाला बॉक्स तो मैंने कभी इस्तेमाल नहीं किया है। ये वाला नहीं, समथिंग। हाँ, मतलब आर्केड स्टिक, क्योंकि ना मैंने जब से शुरू की थी ना, तो मैं जाता था वहाँ पे खेलने अपने घर के साथ ही, तो वहाँ पे आपने देखा टोकन वाली गेम होती थी, तो उनके पास ये होता था, तो उसी पे सारा बचपन से प्रैक्टिस किया। तो जो फिर वो जो चीज़ थी वो इवॉल्व होके बन गई आर्केड स्टिक, फिर आपने लैब में रखते हो, खेलते हो, सारा कुछ करते हो, तो वो इसकी अगली फॉर्म है, मतलब कि अपग्रेडेड वर्जन है इसका। तो ये इस पर मैंने कभी नहीं खेला, लेकिन कुछ लोग जो खेलते हैं दूसरी गेम्स ना, जो PS4 वगैरह पे खेलते हैं, तो वो इस पे खेलते हैं। टेकन में अगर देखा जाए तो बहुत कम लोग हैं पाकिस्तान के अंदर जो इस पे खेलते होंगे, आई गेस एक दो होंगे जो मैं जानता हूँ प्रोफेशनल प्लेयर्स। हाँ, बाकी USA के अंदर बहुत प्रोफेशनल प्लेयर्स उसके ऊपर खेलते हैं, कंट्रोलर पे खेलते हैं। लेकिन मेरी वजह से बेसिक है कि मैंने सारी ज़िंदगी से भी खेला, तो इसलिए इस पे मैंने तो हाथ सेट हो गया। हाँ, सेट हो गया। हाँ, आपने कभी ट्राई किया कंट्रोलर पे खेलना, वैसे जस्ट फॉर द फन? हाँ, आता है मुझे, लेकिन मतलब कि मजा नहीं आया।
30% परफॉर्म कर पाता हूँ जो मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। Okay. That's a great ठीक हो हाँ। ठीक हो गया। What's the toughest match आपको लगता है आज तक आपने in your entire career face किया हो कि भाई इधर बैड सीन हो सकता था मगर बचत हो गई? पाकिस्तानी players से। पाकिस्तान का इधर locally. अब यार ये ट्वीट्स आना शुरू कर दिए। टेकन में तो काफ़ी मैच हुए हैं इस दफ़ा, होते रहते हैं अक्सर। जिस तरह लास्ट PPG वाला टूर्नामेंट था उसके अंदर ग्रैंड फाइनल बहुत हैवी गया, उससे पहले मेरा विनर्स फाइनल भी पोस्ट मतलब कि टफ किया था। चलिए locally छोड़े internationally बताएं the toughest competitor you ever faced. फेस एक मैच था वो जिमी जेटरैन के साथ मेरा ईवो का, वो लग रहा था कि मैं हार जाऊँ, वो हार चुका था। मैं कल परसों दोबारा देख रहा था तो मैं तकरीबन हार चुका था, तो बस किसी ना करके फाइनल कॉइन से जीत गया फिर वो जिमी जेटरैन के साथ। अब आप बाहर जाते हैं फॉर एग्जांपल लेट्स से आपने नी के साथ मैचेस कुछ लगाए हैं राइट, क्या एक म्यूचुअल लेवल ऑफ रिस्पेक्ट होता है एक दूसरे के लिए या फिर ये होता है कि नहीं भाई ये कुछ नहीं या फिर इज देयर अ स्ट्रिक्ट लेवल ऑफ रिस्पेक्ट जो होती है आप लोग इधर आता है? नहीं, कोरियंस तो बहुत ही चीज़ को फॉलो करते हैं, बहुत आपसे जितनी भी देखें बहुत हम्बल होते हैं सबके सब लोग, तो हम भी वो भी रिस्पेक्ट करते हैं और हम भी उनके रिस्पेक्ट करते हैं। हमें गेम उनसे सीखी है, मतलब ये नहीं कि सीखी ही उनसे, लेकिन उनको देख के यार उनको प्रेस कर ये काफ़ी कुछ सीखा उनसे हमने। मैं एक चीज बोलूंगा, कोई भी स्पोर्ट हो ना दुनिया में, कोरियंस होते हैं ना बहुत आराम प्लेयर्स होते हैं। कोरियंस, जापानीज, हाँ बिल्कुल ऐसा है क्योंकि देखें ना आप कोरिया में ये चीज़ों को रिकग्नाइज किया जा रहा है। जापान के ना देखें हर बंदा हर स्ट्रीट पे गेम्स होता है, हर स्ट्रीट पे गेम नाम होता है। एग्जैक्टली, मैं वैसे जापान गया था तो वैसे डिस्कशन हो रही इस तरह से हमारी, तो वहाँ पे क्रिकेट तो नेशनल गेम नहीं है उनका, इंटरनेशनल लेवल खेल जाते, तो कहते हैं कि हम यहाँ का बूढ़ा लड़का मतलब एक बूढ़ा इंसान है वो भी कोई ना कोई गेम खेलता है, वो इसको मानते हैं कि हम गेम खेलने से हमारा दिमाग तेज होता है और काफ़ी चीज़ों पे इस तरह की बिलीव रखते हैं कि हमारी दूसरी चीज़ों में हेल्प मिलती है कि डिसीजन मेकिंग में और हमारा माइंड तेज होता है, तो हर कोई वहाँ पे गेम खेलता है, तो इसलिए वहाँ पे गेमिंग कल्चर बहुत ही बड़ा है, इसलिए वहाँ के प्लेयर भी निकलते हैं, उनको अप्रिसिएशन मिलती है, वहाँ पे स्पॉन्सर भी ज़्यादा इस तरह की चीज़ होता है। आपने हमारे कल्चर में और उनके कल्चर में ज़ाहिर बात है कोई डिफरेंसेस नोटिस किए होंगे? हाँ काफ़ी ह्यूज। कि ऐसे दो तीन क्या डिफरेंसेस हैं जिन्होंने आपको एक किस्म से कल्चर शॉक दे दिया कि भाई ये इस तरह होता है इधर और हमारे यहाँ तो कम्प्लीटली डिफरेंट? वो उनके ये चीज़ है कि रिस्पेक्ट बहुत करते हैं आपकी, आपको बहुत अप्रिशिएट करके। मैं कभी किसी जापानीज से नहीं सुना कि ये इसकी गेम नहीं है, ये फार है, जैसे पाकिस्तान में कहते हैं ना इसकी गेम है नूब है, ये चीज़ मैंने देखी ये कल्चर नहीं होता। हाँ वो बहुत रिस्पेक्ट करते हैं आपकी, आप प्लेयर हो नहीं हो आपकी वहाँ पे रिस्पेक्ट है, जितना मुझे नज़र आया मतलब अपने स्टे के अंदर। और खाने तो मुझे इतने अच्छे नहीं लगे मैं जापान के, बहुत अच्छी है तो पाकिस्तानी प्रेफर करता, मैं जहाँ जाता हूँ पाकिस्तानी खाना खाता हूँ और बहुत वो हेल्प करने को तैयार होते हैं आपकी। जिस समय एयरपोर्ट में था तो वहाँ पे एक लड़की थी मतलब कि वो जो वहाँ काम करती थी एयरपोर्ट पे, वो जापानीज से इंग्लिश भी आती सही तरह से, तो मेरा मसला चल रहा था पैसों का पैसे, तो बार बार मेरे पास आ रही थी कोई मसला तो नहीं हुआ, बताओ मैं मदद करूँ, किस ना किस मदद करना चाह रही थी आपकी, तो हेल्पफुल है। पाकिस्तानी भी है ऐसे। मैंने एक आर्टिकल आप पे पढ़ा था शायद, जी I don't remember exactly, it was a while ago, but उसमें लिखा हुआ था कि आपका एक बहुत ही एक ज़रूरी अप एंड कमिंग मैच था और आपका पासपोर्ट गुम हो गया था शायद। हाँ, उसका क्या सीन था? वो मेरी गलती भी थी थोड़ी सी कि मेरा US का वीज़ा लगा था पहली बार ज़िंदगी में, तो वो मैं जब वीज़ा लग गया मेरा, तो वीज़ा मैं लेने गया हूँ पाकिस्तान से PI ऑफिस से, लाहौर से सॉरी, उसके साथ एक टूर्नामेंट था गुजरांवाला के अंदर, तो मैं पासपोर्ट लेके गुजरांवाला चला गया। उसके बाद मैं उसी हालत में गया हूँ तो मेरे पास कपड़े नहीं था टूर्नामेंट पहनने के लिए, मैं शॉपिंग चला गया मॉल में, वहाँ पे शॉपिंग करने गया हूँ तो मैंने पासपोर्ट निकाला, वॉलेट निकाला 3-4 दफ़ा, तो फिर वहीं कहीं पासपोर्ट मेरा ख्याल गिर गया, तो और मेरा वीज़ा लगा हुआ था, तो वो मेरी भी गलती थी, मैं मानता हूँ इस चीज़ को। अभी दुनिया में 2020 में शुरू हुआ था एक, आपको शायद सुना हो, कोविड-19 का, तो जाहिर बात है एवरीबॉडी हैड जॉब्स, एवरीबॉडी हैड थिंग्स टू डू, जाहिर बात है कोविड आया, सब कुछ हो गया, दुनिया रुक गई 5-6 महीने के लिए, it was at a standstill. What did a gamer's life look like? आप तो I'm sure before COVID सारी गेमिंग जोन्स में इकट्ठे होकर खेलना, और जब कोविड हिट किया आप गेमर्स का कैसे गुजरा कोविड? ये बड़ी मज़ेदार जर्नी थी मेरे लिए, जब कोविड हिट किया तो जो मेरा और मेरा जैसे लोगों का जो सबसे ज़्यादा बड़ा नुकसान हुआ वो ये था कि हमारी जो मेन सोर्स ऑफ अर्निंग थी पिछले पास्ट 2 ईयर्स में, वो थी कि इंटरनेशनल टूर्नामेंट में जाना,
वहाँ जाके टूर्नामेंट के प्राइज़ बनी और दूसरी तरह से मतलब हमें अपने ब्रांड को रिप्रेजेंट करना, तो वहाँ से में आ रहे थे पैसे। तो हमारा जो मेन था जो सोर्स ऑफ अर्निंग वो ख़त्म हो गया था हमारा। तो ये एक मसला था, लेकिन मैंने जिस तरह इस चीज़ को ओवरकम किया ना कि क्योंकि सेंटर्स भी बंद थे, सब कुछ बंद था, फिर मैंने किया कि मैंने एक बूट कैंप खुद अपने जो मैंने पैसे सेव किए थे सारे के सारे उससे बनाया अपना। और फिर मैंने ये किया कि मैंने क्योंकि मैंने गेम तो खेलनी थी और ऑनलाइन बहुत बैड सीन है पाकिस्तान के अंदर टेकन को लेके, तो ऑनलाइन आप खेल नहीं सकते, तो मुझे ऑनलाइन खेलना पसंद नहीं था। तो उससे वजह से घर बैठता ऑनलाइन सेटअप करता जाके खेलता। लेकिन मैंने फिर वो बूट कैंप बनाया, फिर मैंने प्लेयर्स को एक फैसला हुआ कि टॉप प्लेयर है जो टैलेंटेड है, इस साल गुजरावाला के यहाँ वहाँ पे 5-6 लोगों को बुलाया, वहाँ पे भी वहीं पे अभी सर्वाइव कर रहे हैं। एक अनाउंसमेंट करूँगा इंशाल्लाह जल्दी अभी। तो फिर मैंने इस तरह एक बूट कैंप बना लिया अपना और फिर मैंने उसे चलाना शुरू किया, क्योंकि हम तो फिर कहीं जा नहीं सकते थे, तो वहीं बैठ के बूट कैंप के मैंने सारे गेम खेलना शुरू कर ली। वहीं से स्ट्रीमिंग स्टार्ट कर दी, फिर मैं स्ट्रीमिंग स्टार्ट कर दी, यूट्यूब पे अपना चैनल बना लिया ड्यूरिंग कोविड। हाँ ड्यूरिंग कोविड। तो सर्वाइव तो बंदे ने करना फिर किसी ना किसी तरह। फिर तो हमारे जो वहाँ से था तो हमने फिर यहाँ से अर्निंग करना स्टार्ट कर दी स्ट्रीमिंग से, अपने यूट्यूब मैचेस से, इस तरह। बाकी आई थिंक टाइम तो काफी हो Time गया, तो काफी हो सारी गया। बातें तो आपसे बहुत सारी करनी थी, but I think time हमारे पास थोड़ा short है। Okay. I guess this is where we'll cut it, guys, and thank you for watching the retake with Aslan Ash, and we'll see you next time.